नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग के निकट नवनिर्मित बाबा बोकनाग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है और इस अवसर पर सुरंग के ब्रेक थ्रू स्थल पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। आज का दिन न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य की बुनियादी संरचना और तीर्थ यात्रा मार्गों के विकास की दिशा में भी एक नई उपलब्धि को दर्शाता है। वर्ष 2023 में सिलक्यारा सुरंग निर्माण के दौरान हुए हादसे में 41 श्रमिक 17 दिनों तक भीतर फंसे रहे थे और उस कठिन समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतर्गत सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। इसी घटनाक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने बाबा बोकनाग मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था, जिसे अब साकार रूप दिया जा रहा है। सिलक्यारा सुरंग चारधाम यात्रा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। ये सुरंग लगभग 800 बता दें कि 53 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है और इसकी लंबाई 4.531 किलोमीटर है और ये 2 लेन व 2 दिशा वाली होगी। सुरंग निर्माण से श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी और वहीं जिससे कि यात्रियों के समय की भी बचत होगी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे कि सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू क्या है। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल की बात करें तो ये की चारधाम के लिए एक महत्वपूर्ण सिलक्यारा टनल बताई जा रही है। लगभग 853 करोड़ की लागत से ये टनल बनाई गई है, यानी कि बनाई जा रही है और वहीं 4.531 किलोमीटर लंबी 2 लेन और 2 दिशा वाली है ये सुरंग। सुरंग निर्माण से गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 26 किलोमीटर कम होगी। 2023 में सुरंग निर्माण के दौरान हादसे हुए थे। बता दें कि 17 दिन तक टनल में फंसे रहे थे 41 मजदूर। आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज बाबा बोकनाग मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने पर भी ये काम भी बहुत आवश्यक था और बाबा की कृपा से आज ये काम भी संपन्न हो गया। इसके लिए भी मैं सभी क्षेत्रवासियों को, बाबा बोकनाग के सभी भक्तों को बहुत बधाई देता हूं। आज का ये ऐतिहासिक अवसर न केवल उन्नत इंजीनियरिंग की सफलता का प्रतीक है, बल्कि आस्था और समर्पण का भी जीवंत उदाहरण भी है। भाइयों बहनों, हम सभी को याद है 12 नवंबर 2023 का वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन आज भी हम सब की स्मृति में है, जब टनल निर्माण के दौरान अचानक भूस्खलन हो जाने से, मलबा आ जाने से 41 श्रमिक भाई इस सुरंग में फंस गए थे। उस समय पूरे देश में, और मैं देश के साथ साथ दुनिया में भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, पूरी दुनिया और देश के लोगों ने हमारे श्रमिक भाइयों की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करी। उस अंधेरी सुरंग में जहां ऐसा लग रहा था कि उम्मीद की किरण मंद पड़ गई है, वहां बाबा बोकनाथ ने हम सब के रक्षक के रूप में, हमारे संरक्षक के रूप में, हम सब के आराध्य देव के रूप में हमारे भीतर शक्ति और विश्वास का संचार किया। और जब हमने सुरंग के मुख पर बाबा बोकनाथ जी को विराजमान किया, मैं स्वयं यहां पर था, तभी उसके 2 दिन में तीसरे दिन हम लोग 2 या तीसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन बाबा की कृपा से और हमारे वो जो जिनको बुला रहे थे, नहीं वो हमारे बलरिया जी, माली जी भी थे हमारे साथ और हम बड़े परेशान थे, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, क्या करें।
आसमान की तरफ देखते थे, कुछ दिखाई नहीं देता था, जमीन में देखते थे कृष्ण कुमार जी, कुछ समझ में नहीं आता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रातःकाल 8 साढ़े 8 बजे रोज हमसे जानकारी देते थे कि अब क्या प्रगति है, अंदर खाना पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, अंदर ऑक्सीजन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, अंदर दवाइयां जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, कोई अस्वस्थ तो नहीं है, और सब उनको जानकारी देते थे। लेकिन मन में बराबर चिंता बनी रहती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री के अभिभावक के रूप में हमको लगातार पर दिन 1 बार 2 बार 3 बार भी दिन में फोन से जानकारी देते थे। और उनके कार्यालय का, जो प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है, प्रधानमंत्री जी का पूरा कार्यालय यहाँ पर आया हुआ है, उनके प्रमुख वह भी यहाँ पर थे। उसके अलावा देश भर में जितनी तकनीकी हो सकती है, चाहे आगर मशीन लाना, चाहे ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे टनल विशेषज्ञ हैं उनको यहाँ बुलाना हो, मद्रास से कोई टेक्नोलॉजी यहाँ लानी हो, इंदौर से कोई टेक्नोलॉजी लानी हो, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी हमको यहाँ पर उपलब्ध करा रहे थे। और इसके साथ साथ मैं देश भर के उन विशेषज्ञों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, चाहे उसमें हमारे इंजीनियर हो, तकनीशियन हो, रेड माइनर्स हो, जिनको भी इस क्षेत्र में विशेषज्ञता थी, सारे लोगों ने अपना अनुभव भी दिया और हमको जो है सारी तकनीकी भी उपलब्ध कराई। लेकिन गढ़वाल राइफल्स पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष रहे कैप्टन धनीराम नैनवाल के निधन पर गढ़वाल राइफल्स पूर्व सैनिक स्वायत्त सहकारिता द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें कि प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स के रिटायर्ड कैप्टन धनीराम नैनवाल को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस श्रद्धांजलि सभा में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैप्टन धनीराम नैनवाल के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि कैप्टन धनीराम नैनवाल का जीवन देश सेवा को समर्पित रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने सैनिकों के हित में कार्य किया और पूर्व सैनिकों को एक मंच पर लाने के लिए सराहनीय प्रयास किए। उनका योगदान सैनिक समाज के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। मंत्री जोशी ने आगे कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे समर्पित सैनिकों की विरासत को आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। हमारे बीच के एक पूर्व सैनिक जो मेरी बटन 14 गढ़वाल के थे, अचानक हमें छोड़कर चले गए। उनके सम्मान में एक श्रद्धांजलि सभा मेरे कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें सभी पूर्व सैनिक साथियों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे बड़े मित्र भी थे और 32 साल सेना की सेवा करने के बाद लगातार वह सैनिकों के कल्याण के लिए काम करते थे। मैं दिल की गहराई से उस महान नायक को नमन करता हूँ, अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और हमने उनके परिवारों को भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में सभी पूर्व सैनिक साथी। सोमवार को राज्य सचिवालय में देर शाम तक चली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 25 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सचिव मंत्री परिषद शैलाश बगोली ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीएम मंडलायुक्तों के अधिकार जो हैं वो बढ़ाए गए हैं और कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन के तहत कराए जाने वाले कार्यों में जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। वहीं आप बता दें कि आपदा आने पर राहत और बचाव कार्यों में जिलाधिकारी को अब 1 करोड़ रुपए तक खर्च कराने का अधिकार होगा। बता दें कि जिलाधिकारियों को अभी तक 20 लाख रुपए तक का अधिकार था। इसी तरह आपदा से निपटने को मंडलायुक्त के वित्तीय अधिकार 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पूर्ण मद हमारा ये आपदा प्रबंधन विभाग का है। आपदा प्रबंधन विभाग में रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के लिए जो जिलाधिकारियों और आयुक्तगण की पावर थी वित्तीय स्वीकृति करने की, उसको बढ़ाने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया, जिसमें जिलाधिकारी की पावर को 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का और मंडलायुक्त की पावर 20 लाख से 50 लाख तक थी, उसको 1 करोड़ से 5 करोड़ करने का आज माननीय मंत्री।
उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल को बिजली के बिल वसूली में पसीने छूट रहे हैं। यूपीसीएल का समग्र राजस्व आवश्यकताओं यानी एआरआर का 20% से अधिक पैसा बिजली बिलों में फंस गया है। उत्तराखंड में बिजली की बकायेदारी लगातार बढ़ रही है। अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो ये बकायेदारी 513 करोड़ बढ़ गई है। लगातार राज्य में बढ़ रही बकायेदारी को जो कि लेकर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने चिंता जताई है। और बता दें कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से एक्शन प्लान मांगा है और इस एक्शन प्लान को 1 महीने में देने की भी बात की है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देंगे। बता दें कि वर्ष 2024 और 25 का एआरआर 10,690.03 करोड़ था। यूपीसीएल की बकायेदारी पहुंची 21,057.62 करोड़ रुपए। बकाया राशि यूपीसीएल के एआरआर का 20.18%। वर्ष 2021 में यूपीसीएल के 2,77,076 उपभोक्ताओं पर कुल 1600 बता दें कि 43.87 करोड़ रुपए का बकाया था। वर्ष 2022 में 3,01,960 उपभोक्ताओं पर कुल 1886.9 करोड़ रुपए का बकाया। वर्ष 2023 में 3,11,369 उपभोक्ताओं पर कुल 1878.64 करोड़ का रुपया जो कि बकाया था। और दिसंबर 2024 में 3,67,951 उपभोक्ताओं पर 2157.62 करोड़। चलिए आगे बढ़ चलेंगे। उत्तराखंड में सील किए गए मदरसे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक कि वे सभी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने सरकार का रुख स्पष्ट किया। पत्रकारों से बातचीत में शमून कासमी ने बताया कि जो मदरसे मानकों का पालन नहीं कर रहे थे और सील किए गए उनके बच्चों को नजदीकी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए डीएम और शिक्षा विभाग को कहा गया है। उन्होंने साफ कहा कि निर्धारित मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब जब से ये कार्रवाई हुई, कार्रवाई के बाद उनके अंदर ये आया है कि अब हम अनियमितताओं के साथ नहीं चल सकते, हम ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ चलेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बार बार ये बात कह चुके हैं और मैं भी इसे स्पष्ट कर रहा हूँ इस बात को कि वो किसी समुदाय के या किसी विशेष वर्ग के न वो खिलाफ हैं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे पसमानदा समाज से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। वो चाहते हैं कि ये बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़े, ये इंजीनियर और डॉक्टर बने। तो ये तभी बनेंगे कि जब गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी जाएगी। जिन मदरसों पे कार्रवाई हुई है, अफसोसजनक बात यह है कि उन मदरसों को संचालित किया जा रहा था, उन्हें वो क्या पढ़ा रहे थे, क्या उन्हें वो शिक्षा दे रहे थे, उसकी कोई पता किसी को नहीं था। आज हम इसका भी संज्ञान ले रहे हैं कि जहाँ जहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जहाँ कार्रवाई हुई है वो वक्फ की संपत्तियों पे चल रहे थे, ज़्यादातर वक्फ की संपत्तियों पर थे। तो अब हम ये भी जानकारी कराएंगे अपने शासन और प्रशासन से कि इसके पीछे कौन लोग हैं उन्हें जब सरकार मुख्य धारा से उन्हें जोड़ना चाहती है तो वो कौन सी ताकतें हैं जो उन्हें मेन स्ट्रीम में नहीं आने देना चाहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार के सारे निर्णय बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, देश को और राज्य को। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों को सख्त आदेश जारी किए हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि सरकारी आदेश में कहा गया है कि मशीन खराब होने का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद सारे बेसिक फंक्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका मेन्यू एक्सेस कर। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और यात्रा को लेकर सभी विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस भी अपनी तैयारियों को लेकर दावा कर रही है कि लेकिन ये दावे पिछले 3 दिन के वीकेंड में फेल हो गए हैं। यातायात पुलिस दावे कैसे फेल हुए और आगामी चारधाम यात्रा में किस तरह की चुनौती रहने वाली है। 12 मार्च, 13 मार्च और 14 मार्च की 3 दिन के वीकेंड के दौरान जनपद देहरादून में, मसूरी और आसपास के पर्यटक स्थलों यानी कि टिहरी क्षेत्र में, शिवपुरी मुनि की रेती क्षेत्र में,
में राफ्टिंग और हरिद्वार ऋषिकेश क्षेत्र में बैसाखी के पर्व के मद्देनजर बाहरी राज्यों से भारी संख्या में पर्यटकों के आने के कारण देहरादून के नगर क्षेत्र ऋषिकेश और रायवाला क्षेत्र में यातायात का दबाव काफी बढ़ गया था, जिसका असर देहरादून के अन्य मार्गों पर भी दिखा। लॉन्ग वीकेंड के दौरान विगत 2 दिनों में ऋषिकेश क्षेत्र अंतर्गत लगभग 80,000 पर्यटक वाहनों का आगमन हुआ, जिनमें से लगभग 20,000 वाहन वापस गए और बता दें कि इस दौरान मसूरी में भी 2 दिनों के दौरान 15,000 पर्यटक वाहन आए हैं और 8,000 वाहन वापस गए। इस दौरान दोनों स्थानों पर होटलों के पैक होने के कारण भी होटल की तलाश में पर्यटक वाहनों का आवागमन बना रहा है, जिसके कारण हरिद्वार और ऋषिकेश में कई किलोमीटर का लंबा जाम देखने को मिला। देखिए, जो हमारा सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत लिमिटेड है। आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अभी पिछले वीकेंड में, क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड पड़ा था हमारा, तो इसमें काफ़ी संख्या में लोग आए थे। और यदि हम हरिद्वार से हम पहाड़ की तरफ मुनिकी रेती ऋषिकेश जाने वाले ट्रैफिक की ही बात करें तो कल के पहले जो पिछले 2 दिनों में हमारी लगभग 90,000 गाड़ियाँ हमारी केवल ऋषिकेश मुनिकी रेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र के लिए हमारी एंट्री हुई। 90,000 गाड़ियाँ, और उनमें मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 10% गाड़ियाँ जो पहाड़ के ऊपर जाने वाली होगी और अन्य लोग वहीं उन्हीं इलाकों के लिए आई है। और उसके लिए हमने डाइवर्जन का प्लान भी हमने लागू किया था इधर गुजराड़ा वगैरह से। तो अब जो चारधाम यात्रा के दृष्टिगत में हमने ये जो आपका मुनिकी रेती, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार, इनके सारे एसपीज ने अपना कोऑर्डिनेशन कर लिया है कि यदि ट्रैफिक का अत्यंत दबाव रहता है तो हम उसको होल्डिंग एरियाज में रखेंगे। हरिद्वार में हमारा होल्डिंग एरिया बनेगा, ऋषिकेश में, इधर नया गांव में और विकास नगर में जो आपका हरबड़पुर में, तो उसको उस हिसाब से ईज करने की कोशिश की जाएगी। हाँ, देखिए, जिस तरह से लॉन्ग वीकेंड जब भी पड़ जाता है तो यहाँ पर यातायात व्यवस्था में काफ़ी दिक्कतें आती है, खासकर जो हमारा ऋषिकेश और आसपास का जो इलाका जो टेहरी से लगता है वहाँ पर, और मसूरी में बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, और देहरादून में भी देखा है, जैसे कुच्चू पानी है, सहस्त्रधारा है, ये भी बहुत बड़े पिकनिक स्पॉट के रूप में जहाँ गर्मियों में बहुत सारे यात्री छुट्टियों के दौरान आते हैं। निरीक्षण के दौरान ये चीज़ पाई गई कि जो हैवी ट्रैफिक का जो आवागमन, खासकर हमारा जो बाईपास हाईवे है या अन्य, उसमें जो हैवी ट्रैफिक का ज़्यादा आवागमन होता है उससे भी ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। इसको देखते हुए हमने 5-6 जगह चिन्हित करी जहाँ पर आवश्यकता अनुसार जो है हम वहाँ पर हैवी ट्रैफिक को रोक देंगे, जिससे कि कम से कम यातायात का दबाव हो। रामनगर में कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए स्कूटी पर गांजा तस्करी करने के मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा घरजिया के समीप लधुआ चौड़ के यानी कि पास जो कि चेकिंग करने के दौरान 2 स्कूटी सवारों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस को देखकर ये स्कूटी सवार मौके से भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी करते हुए अपनी हिरासत में ले लिया तथा स्कूटी की तलाशी लेने पर उसमें से 3 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम सूर्य प्रकाश आर्य एवं जतिन रावत बताया। दोनों ही आरोपी रामनगर के मोहल्ला टेढ़ा रोड लखनपुर के निवासी हैं। कोतवाल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है तथा स्कूटी को भी सीज करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। थाना रामनगर पुलिस द्वारा आज मुखबिर की सूचना पर 2 व्यक्ति को 3 किलो से अधिक गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। रुड़की आयकर विभाग कार्यालय के सामने कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष और पेरान क्लियर विधायक हाजी फुरकान सहित कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं ने धरना देते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी को झूठे आरोपों में फंसा देना चाहती है, जिसको लेकर कि आज आयकर भवन के सामने ईडी की भाजपा के खिलाफ धरना दे रहे हैं। और उनका कहना है कि भाजपा कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने का काम करते हैं। वे अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपति को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। ये जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ जो चार्जशीट जमा की है ईडी ने, उसके विरोध में हम यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और हमारे जितने भी कांग्रेसी
नेता बेदाग है, भारतीय जनता पार्टी उलझाना चाहती है। क्योंकि अभी जब अहमदाबाद में एक प्रोग्राम हुआ, पार्टी का अधिवेशन हुआ, तो उससे राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा था कि इस बार हम गुजरात को जीत कर रहेंगे, और वो प्रोग्राम करके भी दिखाया वहाँ पर, जहाँ मोदी जी कहते थे, अमित शाह जी कहते थे कि यहाँ भी कोई गुजरात में परिंदा पर नहीं मार सकता। तो वो सब कामयाब हुआ, तो उससे बुखला गए ये ईडी का इस्तेमाल करती है, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। और क्योंकि हमें पता है कि हमारे राष्ट्रीय जो नेता हैं वह बिल्कुल बेदाग है, और उनके सिर्फ उन्हें उनकी सुरक्षा खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें जानबूझकर उनके खिलाफ चार्जशीट की गई। इसलिए हम यहाँ पर विरोध पर बैठे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने भाजपा के भ्रष्टाचार पर भी बहुत सारे सवाल उठाए, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कोई शिकायत करी, एक ऐसी शिकायत जिसमें राष्ट्रीय अखबार हमारा जो नेशनल हेराल्ड है, जिसने इस देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, उस पर 100 करोड़ रुपए का कर्ज था। उस कर्ज अदायगी के लिए यंग इंडिया कंपनी, जो हमारी एक एनजीओ है कांग्रेस की, उसने कांग्रेस पार्टी से कर्ज लेके वो कर्ज अदा किया बैंकों का। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी की तरह भारत सरकार का और भारत के उपभोक्ताओं का जो पैसा बैंक में जमा था, इस तरह से लेके नहीं भागे। बाकायदा उसकी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हुई, उस पर इनकम टैक्स अदा किया गया। ऐसे झूठे मामले में ईडी ने एक जो है अपनी पटकथा लिख के हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही पूर्व श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को फंसाने का काम किया, ताकि उनकी सदस्यता चली जाए, ताकि संसद में राहुल गांधी जो गरीब की, दलित की, पिछड़े की, युवा की, नौजवान की, बेरोजगार की आवाज उठा रहे थे, उस आवाज को दबाया जा सके, ताकि विपक्ष की आवाज को कुचला जा सके। इसलिए जो है ये चार्जशीट भेजी गई है। ना इसमें कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, ना कोई ठगी है, ना कोई धोखा है, ना कहीं से जो है पैसा किसी से वसूला गया, ना किसी को। विकासनगर में दमकल विभाग द्वारा गर्मियों में लगने वाली आग से बचाव के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें हॉस्पिटल, स्कूल आदि में आग से बचाव के उपाय और फायर विभाग के नंबर भी दिए गए। इस अवसर पर फायर स्टेशन डाकपत्थर के इंचार्ज पवन शर्मा द्वारा बताया गया कि गर्मियों के दिनों में अचानक से आग लग जाती है, जिससे कि जनहानि भी हो सकती है। हमारा जो है फायर सर्विस का वीक हो रहा है 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। बम्बई में घटना घटी थी, उसी परिप्रेक्ष्य में 66 जवान हमारे शहीद हो गए थे। उसी चक्कर में हम लोग जो है जागरूक कार्यक्रम चला रहे हैं। कल हमारा औद्योगिक संस्थाओं में था, आज हॉस्पिटल में है, कल शिक्षण संस्थाओं में है, परसों बैंक में है। तो हमारा इस तरह से 8 दिन का प्रोग्राम है, उसमें जनता को जागरूक कर रहे हैं हम। आज आपने कहाँ कराया है? आज हमने जो है जी सर, कौन कौन से हॉस्पिटल है इसमें? हमने भंडारी हॉस्पिटल, देवभूमि और लेमन हॉस्पिटल और ये सरकारी हॉस्पिटल, इन सब में जो हम जो है जागरूक कर रहे हैं जनता को। और जितना भी हमसे हो सकेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेंगे और जनता को जागरूक करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आग जो है, गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें कम से कम टाइम में हम जो है पहुँचें, हमारे फ़ोन नंबर मिल जाएँ सबको, और जो है कि जनता खुद भी जागरूक हो, समझदार हो। इसी उसमें हम लोग घूम रहे हैं। आपका नाम और आपका पद? मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, मैं इंचार्ज हूँ फायर स्टेशन। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।